आज की जो क्लास है रिवर टोपोग्राफी पे है ये क्लास। रिवर टोपोग्राफी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लूवियल टोपोग्राफी। नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। क्लास को स्टार्ट करने के पहले एक दो डाउट्स जो आपके हैं उनको क्लियर कर लूं। आप में से एक भाई ने मुझसे पूछा कि क्या हम एग्जाम हॉल में कलरफुल डायग्राम बना सकते हैं मुख्य परीक्षा में। आपको मेरी सलाह होगी कि कलरफुल डायग्राम ना बनाएं और आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। यदि आप में क्षमता है, समय का प्रबंधन करने में आप निपुण हैं, आपने बड़ी अच्छा बहुत अच्छा अच्छे तरीके से अभ्यास कर रखा है, तो आप वहां डायग्राम बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं भूगोल के वैकल्पिक परीक्षा में। जहां तक बीपीएससी के लिखित इंस्ट्रक्शन का प्रश्न है, तो बीपीएससी ने कहीं पे ये चीज मेंशन नहीं किया है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी बीपीएससी मौन है यहां पर। तो मौनम स्वीकार लक्षणम के आधार पर ज्यादातर टीचर ज्योग्राफी में ये सपोर्ट करते हैं कि डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट कलर, और लोग करते भी हैं। यूपीएससी में अलाउ है डायग्राम के लिए, बट बीपीएससी में मेरी सलाह होगी कि ना करें, समय बर्बाद होगा। आप कितनों कलरफुल डायग्राम बना ले, उससे एग्जामिनर आपको 10 की जगह 11 नंबर देने वाला नहीं है। डायग्राम बनाते समय आप रंगों पे ना ध्यान दे करके रैखिक मानचित्र बनाएं, लाइन डायग्राम पर ज्यादा फोकस करें। लाइन डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और आप जिस पेन से कॉपी पे लिख रहे हैं उसी पेन को उपयोग करके लाइन डायग्राम बनाया जा सकता है। तो आप 3D डायग्राम की जगह लाइन डायग्राम बनाएंगे, और लाइन डायग्राम की सेटिंग करने के लिए आप पेंसिल यूज कर सकते हैं, पेन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरे नजर में डायग्राम मेकिंग या मैप मेकिंग में है, लेबलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डेकोरेशन। आप अपने डायग्राम को डिफरेंट कलर से डेकोरेट करने की जगह उसकी लेबलिंग अच्छी कीजिए। लेबलिंग इन द सेंस, जैसे देखो इसी डायग्राम में ये जो इधर मेंशन कर रखा है, लेटरल इरोजन, वर्टिकल इरोजन, हेडवर्ड इरोजन, तो ये जो चीजें हैं कि तीर के माध्यम से इन्होंने जो मेंशन कर रखा है यहां पे, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। आप इस लेबलिंग पे आप जितना बेहतर काम करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सुविधाजनक होगा। दूसरा एक डाउट था आपका, आपके डाउट्स को मैं क्लियर करता जा रहा हूं। दूसरा डाउट ये था कि सर आप आंसर में हम डायग्राम तो चलिए बना लेंगे, कलरफुल या नहीं आप बता देना। दूसरा ये आपका कंफ्यूजन था कि नंबर ऑफ पेजेस क्या हो आंसर का। तो 6 पेज तक होना चाहिए, 5 to 6 पेज, 6+ करने की कोशिश कीजिए। 6+ करने की कोशिश कीजिए पेज में, नंबर ऑफ पेजेस, और उसके हिसाब से ही अपने डायग्राम का शेप और साइज डिसाइड कीजिए। चलिए अब हम मुद्दे पे आते हैं, आज की क्लास पे आते हैं। आज हमारी जो क्लास है पूरी तरह से फ्लूवियल टोपोग्राफी है। कल भी हमने फ्लूवियल टोपोग्राफी को ही पढ़ा था। कल मैनुअली हम बात कर रहे थे कि एक फॉर्मेट बना के आपको दिया था पूरा का पूरा कि फ्लूवियल टोपोग्राफी या नदी निर्मित स्थलाकृतियों के इस प्रश्न के कितने सेक्शन होंगे। आज उसी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कोई भी भाई बहन इस बात को लेके परेशान नहीं होगा कि सर बोर्ड पर अंग्रेजी दिख रहा है, और कोई बच्चा ये परेशान नहीं होगा कि सर हिंदी बोल रहे हैं तो आप अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं। हम खुद संतुलित रखेंगे चीजों को, हम ध्यान रखेंगे आपका, तो आप परेशान नहीं होंगे। कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं तो फिर हम भी परेशान हो जाते हैं, और उस परेशानी से क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमारा जो है आज, कल हम पेबुल और बोल्डर्स इन चीजों पे बात कर रहे थे लास्ट में, और उसके बाद हम अपर्दन का जो मैकेनिज्म है, नदी अपर्दन का, फ्लूवियल इरोजन का जो मेन मैकेनिज्म है उस पर भी चर्चा करने वाले थे, और फिर क्लास की टाइमिंग खत्म हो गई। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया था कि जो नदियां डिफरेंट डिफरेंट स्थलाकृति बनाती है, लैंडफॉर्म क्रिएट करती है नदियां,
तो इंट्रोडक्शन में आप कैसे उसको स्टार्ट करेंगे? यदि फ्लूवियल टोपोग्राफी आ गया, नदी निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों एवं निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का विवरण दें। एक्सप्लेन द इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द रिवर, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इंट्रोडक्शन में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि रिवर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वहां पे हम बता सकते हैं कि रिवर है क्या एक्चुअल में। तो एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट हम रिवर को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम बताएंगे कि ये एक तरह का अपर्दन का दूत है। रिवर जो है एज ए फ्लोइंग वाटर, इट इज एन एजेंट ऑफ इरोजन, अपर्दन का दूत है। और जैसे ही हम ये लाइन बोलते हैं कि नदियां अपर्दन की प्रमुख दूत है, तो फिर हमें बताना पड़ता है कि अपर्दन का दूत क्या करता है। तो दूसरा लाइन हम दे सकते हैं कि दरअसल धरातल पर दो तरह की शक्तियां कार्य करती है, आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। ये टू टाइप ऑफ फोर्स वर्क करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंडोजेनेटिक फोर्स का काम होता है रिलीफ क्रिएट करना, उच्चावच क्रिएट करना, और एक्सोजेनेटिक फोर्स का एक ही काम होता है प्लेन करना, समतल करना। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस तब वर्क करती है जब कोई राइज होता है, उत्थान होता है, राइजिंग होता है। उत्थान के साथ ही बाह्य शक्तियां कार्यरत हो जाती हैं। बाह्य शक्तियां भौतिक रासायनिक कारकों के साथ साथ कुछ दूतों का प्रयोग करती हैं। ये दूत उन भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं को हैंडल करते हैं, लीड करते हैं। इन्हें एजेंट ऑफ इरोजन या अपर्दन के दूत कहते हैं। अपर्दन के दूतों में नदियां सर्वोपरि है, सार्वभौमिक है। धरातल पर जहां कहीं भी उत्थान हुआ है, वहां नदियों का निर्माण स्वाभाविक रूप से होता है। और नदियों का जब निर्माण होता है तो नदियां जन्म के साथ ही अपर्दन के दूत के रूप में अपर्दन प्रारंभ करती है और एक पूरे चक्र को पूरा करती है, जिसको डेविस महोदय ने अपर्दन चक्र कहा और पेंक महोदय ने मार्फोलॉजिकल सिस्टम कहा, आकारिकी तंत्र कहा। और एलसी किंग महोदय ने एंडलेस प्रोसेस कहा, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। इन मूल वेताओं ने स्पष्ट किया कि ये जो अपर्दन के दूत हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है अपने अंतिम अवस्था तक जो भी राइज हुआ है, उत्थान हुआ है, उसको समतल प्राय बनाना। डेविस ने इस समतल प्राय मैदान के लिए पेनी प्लेन और पेंक ने इसके लिए इंड्रम्प और किंग ने इसके लिए पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया है। ये समानार्थी शब्द हैं जो उत्थान के बाद की जो समतल स्थिति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक आप ये सारी बातें आप इंट्रो में डाल सकते हैं। ये आपने रिवर को एज एन एजेंट ऑफ इरोजन इंट्रोड्यूस कर लिया। आफ्टर इंट्रोडक्शन आपका एक छोटा हेडिंग हो सकता है क्या, कि इरोजनल मैकेनिज्म ऑफ द रिवर। जो नदियां अपर्दन करती हैं, उनके अपर्दन का मूल रूप से जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो यांत्रिकी है, वो क्या है, कैसे करती हैं नदियां अपर्दन। तो आप बता सकते हैं कि नदी का जो अपर्दन का कार्य है, इरोजन का कार्य है, इस संदर्भ में डेविस के अनुसार 3 चीजों का योगदान होता है: संरचना, प्रक्रम और अवस्था या समय। जबकि पेंक मानते हैं कि नदियों के अपर्दन में रेट ऑफ द राइजिंग एंड रेशियो बिटवीन राइजिंग एंड स्लोप कह सकते हैं, रेट ऑफ इरोजन, रेट ऑफ राइजिंग और स्लोप का जो रेशियो होता है, उत्थान और ढाल, ये दो, खास करके पेंक ने ढाल पर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि जो स्लोप है, ढाल है, उस पर ही अपर्दन की दर निर्भर करती है। जबकि किंग महोदय का एक संतुलित संकल्पना है कि ढाल के साथ साथ दूसरी शक्तियां भी कार्यरत होती हैं अपर्दन में,
वे शक्तियां हैं, वो जो चट्टानों की संरचना है, वो भी उनका भी योगदान है। और ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात पूर्णतः समाप्त नहीं होती। जैसे ही अपर्दन के दूत में अपर्दन की क्षमता विकसित होती है, अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आगे आप लिख सकते हैं कि जो अपर्दन है, नदियों का जो अपर्दन है, वह मूलतः नदी के वेग पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में एक सूत्र आप लिख सकते हैं, एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि अपर्दन शक्ति जो होता है वो वर्ग का, अपर्दन शक्ति जो होता है वो नदी के वेग के वर्ग के बराबर होता है। नदी का वेग और अपर्दन शक्ति में वर्ग के अनुपात का संबंध होता है। यानी कि अपर्दन शक्ति सविंद्र सिंह में ये लिखा हुआ है कि इरोजनल फोर्स ऑफ द रिवर, वो एक मिनट, अपर्दन फोर्स जो है रिवर का, उसके लिए टर्म आप यूज कर सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, जो आप इसको कहते हैं। ये कौन सा टर्म है? व्युत्क्रमानुपाती। किसका होता है? नदी का जो वेग होता है, नदी के वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, या वर्ग का स्क्वायर होता है। ये सूत्र लिख करके आप एग्जामिनर को और थोड़ा अपना एक अलग इंप्रेशन बना सकते हैं। दरअसल सविंद्र सिंह में लिखा है, कई छात्र लिखेंगे तो आप भी लिख देंगे तो जरा बेहतर होगा। इसको नीचे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी अपर्दन शक्ति चौगुनी हो जाएगी। इसका तात्पर्य यही है कि यदि किसी नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो नदी की जो अपर्दन की शक्ति है वो 4 गुनी हो जाएगी। यानी नदी के वेग का अपर्दन की शक्ति से गहरा नाता है। आप नीचे लिख सकते हैं कि अपर्दन जो नदी करती है उसमें नदी के वेग के साथ साथ, अच्छा जी बिल्कुल, समानुपाती होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, समानुपाती होता है। योगेंद्र जी कह रहे समानुपात, ठीक है भाई, ठीक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। समानुपाती होता है, ठीक है। उल्टा 1 बटा होता तब व्युत्क्रमानुपाती होता, वर्ग के बराबर है तो ये समानुपाती है। ठीक, बहुत अच्छे, थैंक यू। इसी तरह से इंटरेस्ट लेते रहिए चीजों में। आप इसको बिल्कुल एक्सप्लेन जरूर कीजिएगा। जब आप मैकेनिज्म लिखेंगे ना, रिवर के इरोजन का मैकेनिज्म लिखेंगे, तो वहां पे इसकी व्याख्या जरूरी हो जाती है। आपको साबित करना होता है अपने उत्तर में कि आपका उत्तर सामान्य छात्र के उत्तर से बेहतर है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, देख रहे हैं, और अब नदी का अपरदनात्मक स्थलाकृति में वो किस पर जोर देंगे? सारे छात्र जोर देंगे उन डायग्राम पे। वो गॉर्ज बनाएंगे, वो कैनियन बनाएंगे, वो भी शेप्ड वैली बनाएंगे। आप में से भी कई बच्चे यही करते होंगे। मैं आपको सलाह देता हूं कि इन चीजों पे तो फोकस करता सब है, आपको भी करना है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेगी आपको जो आपको औरों से बेहतर बनाती है। उसमें से ये चीज यूनिक चीज है, रिवर मैकेनिज्म। हर एक टोपोग्राफी में यदि मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, मैंने बहुतों को आंसर को देखा है और वो आंसर, अक्सर उन आंसरों में ये मिसिंग होता है, मैकेनिज्म, इरोजनल मैकेनिज्म का पूरा मुद्दा ही गायब रहता है। वो सीधा का सीधा क्या लिखने लगते हैं, खास करके पीसीएस में तो जरूर डालिए, क्योंकि पीसीएस में आपके पास स्कोप ज्यादा होता है अपने ज्यादा इंफॉर्मेशन को शो ऑफ करने का, क्योंकि वहां लेंथ जो आंसर्स का है वो बढ़ा देता है। यहाँ वहां वर्ड लिमिट नहीं है कि आपको 240 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है, 100 शब्दों में लिखना है। ऐसा वर्ड लिमिट यदि रहे तब तो हम सावधानी बरतेंगे, कम बातों में अपनी बात समेट देंगे। लेकिन यदि शब्द की सीमा नहीं हो और अंक बहुत ज्यादा हो, जैसे 25 अंक का एक प्रश्न हो, तो ऐसी स्थिति में तो बहुत ज्यादा हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने ज्ञान के हर रूप का दर्शन वहां पे करवाएं एग्जामिनर को। तो ऐसे में नदी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने के बाद, नदी का परिचय अपर्दन के एक दूत के रूप में देने के बाद, नदी के अपर्दन का जो मैकेनिज्म है, ठीक है,
नदी के अपर्दन की जो यांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि नदियां जो अपर्दन करती है, उनके अपर्दन में नदी की ढाल और उस ढाल से संबंधित होती है नदी के जल का वेग, और साथ ही साथ नदी में जल की मात्रा और उस जल में अवसाद भार की मात्रा, सेडिमेंट लोड की मात्रा। ये वे कारक हैं, वे फैक्टर हैं जो नदी के अपर्दन तंत्र की यांत्रिकी को प्रभावित करते हैं। खास करके जो सेडिमेंट लोड है वह नदी के लिए अपर्दन के औजारों की भूमिका निभाते हैं। अब सेडिमेंट लोड में कई तरह के चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जैसे पेबुल होते हैं, केबुल होते हैं, ग्रेन्यूल होते हैं, जिनको हम हिंदी में कंकड़ पत्थर बजरी रेत आदि कहते हैं। तो ये कंकड़ पत्थर बजरी रेत आदि नदियां अपर्दन के औजार के रूप में उपयोग में लाती हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि ये सारी चीजें जो है नदियों के लिए औजार के रूप में तो कार्य करती है, लेकिन नदियों का जो वेग है उसमें, नदी के वेग में और नदी की अपर्दन शक्ति में समानुपाती संबंध होता है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे कि नदी की अपर्दन शक्ति इज इक्वल टू नदी के वेग का वर्ग स्क्वायर। इक्वल टू नहीं, समानुपाती शब्द प्रयोग में आप लाएंगे और लिख देंगे। इसको नीचे एक्सप्लेन भी कर देंगे। यदि नदी के वेग को दुगना कर दिया जाए तो अपर्दन शक्ति 4 गुना हो जाती है, और यदि नदी के वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो अपर्दन शक्ति 16 गुना हो जाती है। जब इन बातों पर आप वहां पूर्णतः अपनी अस्पष्टता साबित कर दें, तब आप आगे आ सकते हैं कि नदी जो अपर्दन करती है उसके लिए कुछ भौतिक क्रियाएं करती हैं। अपर्दन के दौरान नदियां जो हैं कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाएं करती हैं। यानी नदियों के अपर्दन को हम रासायनिक अपर्दन और भौतिक अपर्दन दो भागों में बांट सकते हैं। नदियां रासायनिक अपर्दन भी करती हैं और नदियां भौतिक अपर्दन भी करती हैं। तो नदियों के अपर्दन को हम दो भागों में यदि बांट रहे हैं, नदी अपर्दन, हमने इसके प्रकार बता दिए कि भाई नदियां जो हैं दो प्रकार की से अपर्दन करती हैं। रासायनिक अपर्दन करती हैं और भौतिक अपर्दन करती हैं। अब सवाल बच्चों के मन में ये उठना जायज है कि नदियां रासायनिक अपर्दन कैसे करती हैं। तो नदी का जो जल है जब अपने मार्ग में, अपने पाथ में कोई ऐसा चट्टान पा लेती है जिस चट्टान के साथ ये पानी सॉल्यूशन बना सके, जिस चट्टान को ये पानी खुद में घोल सके, जिसको आप घोलीकरण की क्रिया कहते हैं, सॉल्यूशन बना सके। जैसे मान लीजिए कि रास्ते में इसको लाइमस्टोन मिल गया, तो चूना पत्थर का तो स्वभाव है ना साहब कि जब CaCO3 को H2O मिल गया तो वो एक तरीके से H2O के साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और साथ में यदि वो पानी वर्षा का पानी है, नदियों में अक्सर वर्षा का पानी आता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिक्स होगा ही होगा। और यदि कोई CS मतलब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाले पानी के साथ मिक्सअप होगा, मिश्रित होगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक एसिड फॉर्म करेगा जिसको कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। और यदि वो कार्बोनिक एसिड बना लिया तो जो चट्टानों के घुलने की दर है वो पहले से भी तीव्र हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और दूसरे जो चट्टान हैं, जो ज्यादा कठोर चट्टान हैं, उन चट्टानों को भी वो क्या करेगी, एसिड की जो क्षमता होती है
सॉल्यूशन बनाने की, वो और ज्यादा तीव्र होती है। तो ऐसे में चट्टानों को तोड़ने में आसान हो जाएगा, चट्टानें तोड़ देंगी एसिड के कारण, चट्टानें टूट जाएंगी। तो इस तरह का जो इरोजन होगा, इस तरह का जो अपरदन होगा, वो रासायनिक अपरदन में गिना जाएगा। तो नदियां रासायनिक अपरदन भी करती हैं और नदियां भौतिक अपरदन भी करती हैं। अब भौतिक की जगह यदि हम एक शब्द प्रयोग में लाएं, यांत्रिक, जो सविंद्र सिंह ने भी प्रयोग में लाया है, सविंद्र सिंह सर के बुक में भी आपको मिलेगा यांत्रिक अपरदन। अब यांत्रिक और भौतिक में ज्यादा फर्क नहीं है। यांत्रिक अपरदन मतलब यांत्रिक एक पार्ट है भौतिक अपरदन का। तो यांत्रिक अपरदन नदियां कैसे करती हैं? वही घर्षण के माध्यम से, आपस में रगड़ खा खा के, तली में घिस के या फिर दोनों तट में घिस के वो अपरदन करती हैं, इरोजन करती हैं। हमने आपको कहा था कि पहले अपने भाषा में समझिए चीजों को, ठीक है? उसको जब आप अपनी भाषा में एक बार समझ लेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे चीजें अपने आप माइंड में सेट होती जाएगी। रही बात उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो हम आपको टर्मिनोलॉजी जो बताएंगे अभी, वो हम, अब घर्षण शब्द यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता देते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है? सुभाष जी लिख रहे हैं कि भैया इंग्लिश में बोलिए। अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका भी ध्यान तो रखना है। हम ये मान के चलते हैं कि भाई तुम दो भाषा के ज्ञाता हो, दुभाषीय हो, यानी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हो, तो एक जो तुम्हारी मातृभाषा होगी वो, उसमें इतनी क्षमता तो तुम में होनी चाहिए कि चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ सको, ठीक है? फिर भी यदि तुम में से किसी भी भाई बहन को कोई पार्टिकुलर वर्ड का इंग्लिश ना समझ में आवे, तो वो शब्द लिख देना कमेंट में, मैं उसका इंग्लिश बताने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। बाकी फ्लो जो आएगा वो शुद्ध हिंदी में ही फ्लो बन पाएगा, क्योंकि चीजों को मैं समझा रहा हूं, अभी लिखा नहीं रहा हूं। समझना हमेशा अपने लैंग्वेज में चाहिए और अपने में ये क्षमता होनी चाहिए कि समझी हुई चीजों को हम अपने शब्दों में लिख पाएं, ये तो क्षमता चाहिए। और खास करके यदि कोई भूगोल का छात्र है तो उसको तो, उससे तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, और बिहार से पढ़ के आया हो और डीयू में पढ़ता हो तो उससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है? उससे उम्मीद और की जाएगी कि वो एक प्योर दुभाषिया होगा। बिहारी बच्चा जो होता है वो प्योर बायलिंगुअल होता है। वो ठीक है, 15नमा 75 से भी जानता है और 15 9 जाए 105 भी जानता है, ठीक है? 105 भी जानता है, ठीक है? 15 9 नहीं, 15 सती 75 से, मैं पहाड़ा भी गलती करवा रहे हो आप, देखो तुम लोग। 15 सती 75 से। अभी एक वायरल हुआ है वीडियो, उसमें एक बूढ़ा आदमी है वो एक बच्चे को रोक के पूछता है, अरे पढ़े ही तो क्या क्या सते 75 से हो गए 75 से। तो 75 से शब्द बड़ा हिंदी का टिपिकल शब्द है, तो इंग्लिश मीडियम बच्चा 75 से नहीं जानता है, वो 105 जानता है। तो वो मैं कमेंट करके आपको बता रहा था तो वैसा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हिंदी वाले छात्र को। मैं कोशिश करूंगा आपको कि 75 से पे ध्यान दो, 105 बोलूं, ठीक है? जरूर लिख दीजिएगा, कोई पर्टिकुलर शब्द में दिक्कत हो तो लिखिएगा। और बेसिकली मेरा लैंग्वेज तो, मैं चूंकि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट रहा हूं, तो शुद्ध हिंदी में हमारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई है। और बायलिंगुअल होना पड़ा मुझे यहाँ आके, जब मैं यूपीएससी के जो प्रेम जाल में फंस गया, तो यहाँ आके मुझे बायलिंगुअल होना पड़ा, क्योंकि अच्छी टीचिंग के लिए मुझे हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम सारे नहीं, हम 15 सते 75 से करे थे, 75 नहीं है जो कॉमेडी हो रही है ना अभी यूट्यूब पे और बाकी जगहों पे, 15 गुना 7 जो होता है ये 105 होता है। तो 105 को ना हिंदी में बिहार में 75 से बोलते हैं बूढ़े लोग, बूढ़े पुराने, 15 सते 75 से। तो ये 75 से हिंदी माध्यम के बच्चों तक को भी घुमा देगा, ठीक है? तो इसलिए गलती होती है हमसे भी। हम जब पहली बार सुने तो मुझे भी खूब हंसी आया, क्योंकि हम भी स्कूलों में बड़ा रटे हैं, रटवाते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि जो रिवर इरोजन है, हम आपका दर्द समझ सकते हैं जो इंग्लिश वाले छात्र हैं, क्योंकि ज्यादा हिंदी डोमिनेट कर रहा है तो आपको दुख होता होगा, लेकिन हम आपके दुख का निदान करेंगे। अभी जब हम डायग्राम डिस्कस करेंगे तो सब इंग्लिश में है, ठीक है? तो वहां आप
की जगह हिंदी वाले हमसे पूछेंगे कि सर इसका हिंदी क्या होता है, तो मैं तैयार हूं आपके लिए। रिवर इरोजन के दो टाइप हैं, केमिकल इरोजन एंड मैकेनिकल इरोजन। केमिकल इरोजन में जो मेनली सॉल्यूशन की कैपेसिटी है, सॉल्यूशन बनाने की कैपेसिटी है वाटर की, वो काम आती है और डिपेंड करता है रॉक पे। यदि इसके पाथ में ऐसे रॉक मिल गए जो सलेबल हैं, जो जिनमें सॉल्यूशन बनाने की कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, या फिर कोई दूसरा ऐसा रॉक जो सेलेबल हो, जैसे सल्फर भी सेलेबल होता है और लाइमस्टोन भी सेलेबल होता है, ऐसे रॉक इसमें मिक्स अप करके कोई एसिड यदि फॉर्म करते हैं तो ये एसिड इरोजन के रेट को और बढ़ा देते हैं और नदियों को इरोजन करने में मदद करते हैं। सो सेकेंड टाइप ऑफ इरोजन जो है वो मैकेनिकल इरोजन है, और मैकेनिकल इरोजन जो नदियों के अंदर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक और ट्रिक के माध्यम से नदियां करती हैं। और मैकेनिकल इरोजन में ही चट्टानों के वो अलग अलग आकार के जो टुकड़े हैं, जिनको कल की क्लास में मैंने बताया था, पेबल, केबल, ग्रेन्यूल, बोल्डर, वो रेत, वही कंकड़ पत्थर बजरी रेत, हिंदी में बोले तो कंकड़ पत्थर बजरी रेत, और इंग्लिश में हम कहें तो केबल, पेबल, ग्रेन्यूल, बोल्डर, वो जो कण है वो ये यांत्रिक अपर्दन में सहयोग करते हैं किसको, नदियों को। तो अब यांत्रिक अपर्दन यानी कि मैकेनिकल टाइप ऑफ जो इरोजन है, उसमें कुल मिलाकर के 4 तरह के एक्शंस रिवर करती हैं। और कौन कौन सा एक्शन करती हैं वो? एक एक्शन को कहते हैं कोरोजन, इंग्लिश में पहले लिख लेता हूं फिर हिंदी में भी बताऊंगा। CORROSION होता है। दूसरे एक्शन को कहते हैं एवरेजन, ठीक है, एवरेजन। ABRASION एवरेजन है। और तीसरा जो एक्शन है एवरेजन के अलावा, हिंदी में ही समझ में आएगा आपको बेहतर तरीके से, अभी हम बता रहे हैं, एक है एट्रीशन। एट्रीशन। और लास्ट है हाइड्रोलिक एक्शन। इन शब्दों पे ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आप बचपन से देखते आए हैं इन चीजों को, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हिंदी में जो कोरिजन है ना, कोरिजन को हिंदी में एक टर्म से आप पुकारते हैं, ये सब एक तरह का घर्षण का प्रकार है, ये सब घर्षण ही है, ये दोनों खास करके घर्षण है। आपस में यदि टकराया तो सन्नी घर्षण, और किसी दूसरे सतह से टकराया तो अपघर्षण। तो जो ये है अपघर्षण। घर्षण समझते हैं ना, फ्रिक्शन, रगड़ना। और एट्रिशन यानी हो गया आपस में जो टकराता है उसको कहते हैं सन्नी घर्षण। ये दोनों घर्षण है, फ्रिक्शन है। और कोरिलेशन, ये कोरिजन जो है इसको संचारण भी कहते हैं, संचारण, ठीक है, संचारण। संचारण का दूसरा नाम भी है गोलीकरण। और हाइड्रोलिक एक्शन यानी जलीय गतियां। नदी के जल में वेग होता है अपना, और नदी का जल जब किसी खास वेग से गति कर रहा होता है, उस दौरान नदी के जल के साथ में जो पत्थर के अलग अलग आकार के टुकड़े होते हैं, जिन टुकड़ों के संदर्भ में मैंने कहा था कि इन टुकड़ों को औजार के रूप में, अपर्दन के औजार के रूप में, टूल के रूप में नदी यूज करती है, तो इन औजारों को उपयोग में लाने के ये 4 तरीके हैं। खास करके जो अपघर्षण है और जो सन्नी घर्षण है, ये एवरेजन और एट्रिशन, इसमें ये पत्थर के टुकड़े बहुत ही ज्यादा नदी को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जब ये पत्थर के टुकड़े तली से टकराते हैं या किनारे से टकराते हैं,
तो उनके साथ फ्रिक्शन के थ्रू, घर्षण के द्वारा उसको तोड़ डालते हैं, काट डालते हैं, उसको कहते हैं अपघर्षण। तो बोल्डर को हिंदी में गोलास्म कहते हैं, कंकड़ पत्थर बजरी को गेबुल ग्रैन्यूल पेबुल ग्रेबुल बोलते हैं। और जैसे इसको ड्रिलिंग टूल्स के नाम से भी जाना जाता है, गेबुल, क्रेबुल, पेबुल को, बोल्डर को जिसको गोलास्म कहते हैं, इन सब को, कंकड़ जिसको कहते हैं, उसको बेसिकली ड्रिलिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। नदियां ड्रिल करती हैं, कोस्टल रीजन को काटती हैं, और दोनों तरह के इरोजन को करने के लिए, चाहे पार्श्व अपर्दन हो, यहां देखो इंग्लिश मीडियम वाले यहां ध्यान देना, इसको हम कहते हैं पार्श्व अपर्दन हिंदी वाले, और इंग्लिश में कहते हैं लैटरल इरोजन। और जो ये डाउन कटिंग है ना, वैली डीपनिंग या डाउन कटिंग या वर्टिकल इरोजन, वर्टिकल इरोजन ये एक तरीके से उदग्र है। उदग्र माना, वर्टिकल माना उदग्र होता है, हॉरिजॉन्टल माना क्षैतिज होता है, तो ये उदग्र अपर्दन है। अब उदग्र अपर्दन ना लिख के इसकी जगह यदि आप घाटी को गहरा करना लिखेंगे, ये घाटी है नदी की, ये घाटी है और ये दोनों सतह है, तट है। यदि नदी नीचे की ओर इस घाटी को काटती है, या नदी दोनों सतह की ओर काटती है, या नदी धीरे धीरे अपने ऊपरी तल को ही काटती है, हेडवर्ड इरोजन भी होता है, लैटरल इरोजन होता है, या वर्टिकल इरोजन होता है। इन तीनों तरह के इरोजन में वो जो ड्रिलिंग टूल्स हैं, ड्रिलिंग टूल्स जो है वो कॉपरेट करता है, मदद करता है। और कौन है ड्रिलिंग टूल्स? वही गोलास्म। कंकड़ को हम गोलास्म भी कहते हैं, और गोलास्म का मतलब हो गया बोल्डर, ठीक है। पेबुल, केबुल का मतलब हो गया बजरी, जिसको आप कहते हो ना, छोटे छोटे आकार की जो होती है कंकड़, बजरी, बजरी के लिए हो गया वो पेबुल। और जो रेत जिसको आप कहते हो वो हो गया ग्रैन्यूल। तो ग्रैन्यूल, पेबुल, बोल्डर्स, और थोड़े आकार के पत्थर अलग अलग आकार के होते हैं, तो एक होता है केबुल्स। तो ये सब के सब ड्रिलिंग टूल्स हैं, जिनकी मदद से नदियां अपने वाटर के फोर्स के साथ इन टूल्स को यूटिलाइज करके बॉटम इरोजन करती हैं, या वर्टिकल इरोजन करती हैं, या फिर दोनों ही तट को काटती हैं, लैटरल इरोजन करती हैं। तो आप प्रोसेस समझ चुके हैं। इसमें ड्रिलिंग टूल्स यूज होता है, इसमें ड्रिलिंग टूल्स यूज होता है। दो अभी भी बचे हुए हैं, इन दोनों में क्या करती है नदियां? जब किसी हार्ड चट्टान के ऊपरी परत को नदी अपने साथ घोल लेती है, और घोल के उस परत को अपने साथ उड़ा ले जाती है, बहा ले जाती है, तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है, उसके लिए जो टर्म यूज होता है वो संक्षारण यूज होता है। और फिर हाइड्रोलिक एक्शन क्या है? फिर जलीय गतियां क्या है? कभी गंगा नदी के किनारे तुम रहे हो, या बाढ़ आया हो और बाढ़ का पानी सड़क में टकरा रहा हो, बाढ़ की तरंगे आके सड़क के किनारे से टकरा रहा हो, तो किनारे को इस तरह से खुरदरा खुरदरा काट देती है। तो ये जो काटती है ना, इसको एक तरीके से जलीय गतियां, हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। नदियां बार बार चोट करती हैं तटों पर, और तटों को काट डालती है, ठीक है। इसमें सिर्फ पानी का यूज करती हैं, वाटर का यूज करती हैं, और इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, ठीक है। हाइड्रोलिक एक्शन भी एक बहुत बड़ी अपर्दन का एक बहुत बड़ा मेन तरीका है नदियों का। तो कितने तरह का अपर्दन करती है नदियां? 3 तरह का। कौन कौन? एक आपने देखा जिसको आप लंबवत अपर्दन डेविड जी लिख रहे हैं, यानी कि जो बॉटम इरोजन है, वर्टिकल इरोजन है। और आपने दूसरा देखा लैटरल इरोजन, जिसको पार्श्व अपर्दन कहते हैं। एक तीसरा देखा हेडवर्ड इरोजन। तो हेडवर्ड इरोजन यानी हो गया मुख अपर्दन, ठीक है।
नहीं नहीं, शीर्ष शीर्ष सिर, सिर की तरफ, हेड बना सिर, तो शीर्ष अपर्दन। और यदि नीचे बॉटम काट रही है तो लंबवत अपर्दन। जिधर गुजर रही है आगे काट रही है तो उसको कहेंगे मुख अपर्दन। तो कुल मिलाकर के यहां पे तो इरोजन 3 ही है, लेकिन एक्चुअल में इरोजन 4 तरह का करती है। नदी कितने प्रकार का इरोजन करती है? 4 प्रकार का इरोजन करती है, 4 प्रकार का अपर्दन करती है। और कौन कौन सा वो अपर्दन है जो 4 प्रकार का करती है नदियां? पहला अपर्दन वो करती हैं यदि इस तरफ काट रही हैं, जिधर से वो आई उधर ही काट रही है वो, तो उसको कहते हैं शीर्ष अपर्दन, हेडवर्ड इरोजन यानी शीर्ष अपर्दन। यदि दोनों किनारों को काट रही है तो उसको कहते हैं लैटरल इरोजन या फिर पार्श्व अपर्दन। यदि वो तली को काट रही है तो उसको कहते हैं वही वर्टिकल इरोजन या लंबवत अपर्दन, लंबवत अपर्दन। और यदि जिस ओर बढ़ रही है उस ओर आगे की तरफ अपना, जिधर माउथ है तो उसको माउथ अप इरोजन या मुख अपर्दन भी कहते हैं। उसको मुख अपर्दन या माउथ इरोजन भी कहते हैं, जब नदियां अपने आगे काट काट के रास्ता बनाती है। कभी किसी नदी को आपने देखा होगा आगे की ओर बहते हुए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जिया लिखती है कि क्या हेडवर्ड इरोजन से ही रिवर पायरेसी होता है? बेटा तुम्हारा रिवर पायरेसी जो कॉन्सेप्ट है हम आप जल्दी ही आपके साथ चर्चा करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं जो बहुत टेक्निकल पॉइंट है। हम अब तक नदी के अपर्दन और नदी की अपर्दन शक्ति और नदी के अपर्दन के प्रकार और नदी के अपर्दन में प्रयोग होने वाले तकनीक तरीकों को देख रहे थे। समराइज करके इसको उसमें लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ इससे रिलेटेड। ज्यादा सीख लोगे तो वहां समराइज कर पाओगे, यदि कम जानोगे तो समराइज करोगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए डिटेल में पढ़ाने की कोशिश है हमारी। ठीक है, ऑप्शनल की तरह पढ़ना चाहिए चीजों को, ना कि जीएस की तरह। तब ऑप्शनल क्या लिया, फिर थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना चाहिए। अब हम जो अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि नदी अपर्दन करती है, बिल्कुल सही बात है। 4 तरह का करती है अपर्दन, ये भी सही बात है। यांत्रिक अपर्दन और रासायनिक अपर्दन भी करती है, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन आखिर नदी अपर्दन क्यों करती है, ये समझने के लिए है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ द इरोजन ऑफ रिवर? नदी आखिर चाहती क्या है, पर्पस क्या है इरोजन का, क्यों करती है नदी इरोजन? और यदि नदी इरोजन करती है लंबवत या क्षैतिज, ये दो मुख्य रूप के अपर्दन है, यानी कोस्ट, दोनों ही जो रिवर बैंक है और जो उसका बॉटम है, ये मेन अपर्दन है नदी का। हमारा सवाल है कि क्यों करती है नदी अपर्दन? तो यहां एक नया टॉपिक जुड़ता है रिवर इरोजन के साथ, जिसको हम कहते हैं बेस लेवल, आधार तल। नदी अपना आधार तल पाना चाहती है और इसी आधार तल को पाने की जिज्ञासा में नदी अपर्दन करती है। प्रत्येक नदी लंबवत अपर्दन इसलिए करती है ताकि वह नीचे आधार तल को पा सके, बेस लेवल को पा सके। और जब नदी लंबवत अपर्दन करने की अपनी सीमा हासिल कर लेती है, यानी जब वो और अधिक लंबवत अपर्दन करने में सक्षम नहीं होती है, उस अपने अधिकतम अपर्दन की सीमा को हासिल कर लेती है, तो नदी का वो अधिकतम लंबवत अपर्दन, जो मैक्सिमम कैपेसिटी
of the vertical erosion of the river is called the base level of the river. वर्टिकल इरोजन की जो लिमिट है रिवर की, उसी लिमिट के पॉइंट्स को यदि हम मिला दें तो हमें जो मिलेगा वो नदी का आधार तल हो। तो नदी अपरदन करती ही क्यों है, इसका उत्तर साफ हो गया। नहीं, दिव्या वर्मा सी लेवल लिख रही है, नहीं, सी लेवल अलग है, सी लेवल डिफरेंट होता है और बेस लेवल डिफरेंट होता है। बेस लेवल नदी की औकात पे डिपेंड करता है, क्षमता पे डिपेंड करता है। बड़ी नदी होगी उसका बेस लेवल ज्यादा होगा, छोटी नदी होगी उसका बेस लेवल कम होगा। तो बेस लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल इज अल्टीमेट गोल ऑफ द रिवर। वो रिवर का गोल नहीं होता सी लेवल। सी लेवल जो है उसके, रिवर तो एजेंट है, दलाल है, दूत है। किसी का दूत, किसका दूत है रिवर? एक्सोजेनेटिक फोर्स का दूत है। तो दैट इज द एम ऑफ द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस टू अचीव द सी लेवल, सी लेवल। बट रिवर का लक्ष्य सी लेवल नहीं होता। सी लेवल तक पहुंचने की कोशिश रिवर करती है और जहां तक वो काट पाती है, हर नदी की अपने काटने की, अपने तली को काटने की क्षमता अलग होती है। वो क्षमता उस नदी में मौजूद जल की मात्रा, उस नदी की ढाल और उस नदी में जो सेडिमेंट लोड है उस पर डिपेंड करती है। बड़ी नदी गहरा आधार तल, छोटी नदी कम गहरा आधार तल, बहुत छोटी नदी बहुत कम गहरा आधार तल। आधार तल इज डिफरेंट फ्रॉम दी समुद्र तल। तो सी लेवल अलग होता है, ठीक है, बेस लेवल अलग होता है। बेस लेवल मतलब पेंदी, जैसे अपन का पेंदी है वैसे नदी की भी पेंदी है, और नदी की पेंदी नदी पर डिपेंड करती है, नदी की कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। मैं लंबा चौड़ा हूं तो अपन, हमारी पेंदी थोड़ी लंबी चौड़ी। कोई यदि पतली दुबली नदी, पतला दुबला नदी है तो उसका पेंदी पतला दुबला होगा। यानी पेंदी, बॉटम, तल, आधार, जिस पर टिकी है नदी, जिस पे बह रही है नदी, वो उसका आधार तल है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस लेवल तुमको समझ में आना चाहिए। और बिल्कुल ये समझ लो कि बेस लेवल डिपेंड किस पे करेगा? वर्टिकल इरोजन लिमिट ऑफ द रिवर। एंड वर्टिकल इरोजन लिमिट क्या होगा रिवर का? कैपेसिटी ऑफ द इरोजन। और रिवर की इरोजन की कैपेसिटी डिपेंड किस पे करेगी? अभी तो पढ़ रहे थे ना, नदी के वेग पे। और वेग डिपेंड किस पे करेगा? स्लोप पे। और स्लोप, स्लोप होने के बावजूद रिवर में क्या होना चाहिए तो वेग अच्छा हो, वेग और पावरफुल होगा? वाटर होना चाहिए। नदी है, ढाल है, लेकिन पानी नहीं है, तो क्या उस पर ससरेंगे? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो रिवर जो है अपना बेस लेवल बनाती है, और बेस लेवल जो बनाती है रिवर, वो अपनी क्षमता के अनुसार बनाती है। एकदम बहुत इजी है सलमान रहमान जी। इट इज वेरी इजी टू नो द बेस लेवल ऑफ द रिवर। यदि रिवर ने अपना बेस लेवल पा लिया है कि नहीं, ये डिपेंड किस पे करेगा? यदि रिवर ने अपनी तली का अपर्दन करना छोड़ दिया तो इसका मतलब नदी ने अपना बेस लेवल पा लिया है। और बेस लेवल कोई कभी कभी टेम्पररी टेम्पररी होता है। बेस लेवल टेम्पररी होता है यदि नदी में जल की मात्रा बदलती रही, या नदी का जो सी लेवल है, जहां पे नदी अल्टीमेटली गिर रही है, माउथ, नदी का जो माउथ है, जहां पे नदी का मुहाना जहां है, मुहाना जिससे मिल रहा है उसमें यदि पानी की मात्रा, जल की मात्रा कमेगी तो नदी अपने बेस लेवल को गहरा करना शुरू कर देगा, नदी फिर से जवान हो जाएगा। तो नदी का जो आधार तल है वो कितना गहरा होगा, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि वो नदी जहां गिर रही है, जहां मुहाना बना रही है, माउथ बना रही है, जैसे गंगा का मुहाना सुंदरवन में है, तो वहां पे जल का स्तर क्या है। यदि ये जल का स्तर, यानी जिसको आप सी लेवल कहते हो, समुद्र तल, यदि बड़ी नदी है तो समुद्र में मिलेगी, छोटी नदी है तो किसी बड़ी नदी में मिलेगी, कोई बड़ी नदी है मतलब किसी झील में मिलेगी।
तो उस झील का जल का सतह या उस बड़ी नदी के जल के सतह पर उन छोटी नदियों का बेस लेवल डिपेंड करेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि वंस एक बार यदि बेस लेवल बन गया तो उसके बाद तो फिर नहीं बनता, ऐसा कुछ नहीं है। चेंजेबल है भाई, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है आधार तल। ठीक है, किसने दिया था ये आधार तल की संकल्पना? आधार तल की संकल्पना 1875 में पावेल ने दिया था। पावेल पावेल महोदय ने 1875 में सबसे पहले आधार तल की संकल्पना प्रस्तुत की थी। पावेल महोदय ने बताया था कि जो नदियां हैं वह अपना जो आधार तल है, ठीक है, वो सागर तल ही उसका आधार तल होता है। इसको लेके पावेल की बहुत ज्यादा छीछा लेदर हुआ था, पावेल की बेइज्जती हुई थी और पावेल की कटु आलोचना हुई थी। हाउ कैन यू से दैट द सी लेवल इज द बेस लेवल ऑफ द रिवर? पावेल ने कह दिया था 1875 में कि जो नदियों का जो आधार तल होता है वो दरअसल समुद्र तल होता है। तो इसको लेकर के बहुत सारे जोग्राफर्स ने ऐसी तैसी की, पावेल की कटु आलोचना की, पावेल को क्रिटिसाइज किया। बाद में पावेल ने अपने कॉन्सेप्ट को सुधारा था और फिर उन्होंने क्लियर किया था कि जो आधार तल है नदियों का वो दरअसल चेंजेबल है। बस उसके बाद के जोग्राफर ने क्लियर किया कि देयर आर 3 टाइप ऑफ बेस लेवल। कितने तरह का आधार तल होता है? आधार तल 3 प्रकार का होता है। बेस लेवल 3 तरह का होता है। एक होता है जनरल और परमानेंट बेस लेवल। जो बड़ी नदियां होती हैं, अधिकांश बड़ी नदियां जो सीधे सागर में गिरती हैं। देखो नदियों की भी कैटेगरी होती है ना। बड़ी नदियां जिनका लेना देना सीधे किससे है? जो समुद्र में जाके अपना जल खाली करती है। मझले आकार की नदियां जो किसी बड़ी नदी या किसी बड़ी झील में जाके सरेंडर करती है, माउथ बनाती है। और बहुत छोटी नन्ही सी नदियां जो कहीं भी गायब हो जाती हैं, मतलब वो बरसाती मेढक होती हैं, आई और धरधरा के बह गए, नदी बन गई और फिर सूख गई। फिर दूसरी बार आई तो फिर से अपना पाथ खोज रही है, नया पाथ बना रही है। तो 3 तरह का आधार तल होता है। एक होता है परमानेंट फिक्स्ड आधार तल, ये उनका होता है जो सागर में जाके गिरती हैं, बड़ी नदियां, बड़ी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बड़ी नदियां, महानदी। जो बड़ी नदियां हैं जो सीधे सागर में जाकर के गिरती हैं, सागर में अपना माउथ बनाती हैं, यानी सी लेवल के साथ जिनका उठना बैठना है, जिनका समुद्र तल के साथ लेना देना है, ये जो बड़ी नदियां होती हैं उनका जो तल होता है, आधार तल होता है, बेस लेवल होता है, वो परमानेंट बेस लेवल वाली होती है। ठीक है, परमानेंट बेस लेवल जिसका होता है उसको बरसात आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बरसाती मेढक थोड़ी है जो बरसात आने पर टर टॉय करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी नदियों के आधार तल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ी नदियों के आधार तल को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो परमानेंट आधार तल वाली होती हैं। समझे त्यागी जी? आधार आधार तल उनकी फिक्स्ड होती हैं, बिल्कुल। देखिए त्यागी जी, लगना चाहिए कि अपन ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ते हैं। मेरा मेरा पूरा पर्पस होता है कि मैं वो चिल्लम चिल्ली ना मचाऊं, चाहे यूट्यूब पे रहूं या जूम पे रहूं। मेरा पूरा पर्पस होता है कि जो भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं उनको एहसास हो कि हम और आप दूर दूर नहीं हैं, आमने सामने बैठ करके ही चर्चा हो रही। हम बहुत एकदम सहूलियत से ये चाहते हैं। ठीक है, तो क्लास ऐसा ही होना चाहिए कि लगे कि हम लोग साथ में पढ़। इसलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो का कॉन्सेप्ट नहीं किया। यदि मैं आपसे पल्ला झाड़ना चाहता तो मैं पता है क्या करता? मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, मैं दूसरों को बेचता हूं भाई। पहले से बने वीडियोस हैं, ज्योग्राफी ऑफ के, जीएस के,
बहुत सारी ऐसी कोचिंगें हैं। अभी रिसेंटली इलाहाबाद वाली एक कोचिंग ने थोड़ा मोड़ा धन दक्षिणा दिया है मुझे। तो कई सारी कोचिंगों को मैं रिकॉर्डेड करके वीडियोज उनको बेच देता हूँ आप सबको, और उनको ज्यादा पैसे में बेचता हूँ भाई। मैं बता दूं आपको, बहुत जो भी तय किया ना ये राशि, एक ऑफलाइन टीचर के रूप में मैं जहां भी पढ़ाता हूं, वहां जब भी ऑप्शनल पढ़ाता हूं तो मेरे चार्जेस बहुत हाई होते हैं। यो त्यागी जी की जो कोचिंग जहां त्यागी जी पढ़ते थे उसका नाम सीएफए है। वहीं हमारी मुलाकात हुई थी। हमको देख के त्यागी जी ने उस कोचिंग को ज्वाइन किया था, योगेंद्र त्यागी जी। और वो कोचिंग बहुत अमीर आदमी की कोचिंग, उनका अपना कॉलेज चलता है, बड़े आदमी हैं। और वो मुझे अफोर्ड नहीं कर पाए। ऑप्शनल की क्लास उन्होंने स्टार्ट किया, बच्चों से 25,000 रुपया एक बच्चे से लिए। और आप समझ सकते हो कि उनकी उनकी टेक्निक थी कि आवर्स के अकॉर्डिंग हम आलोक को पे कर दें, और फिर उनकी जगह पे एक दो टीचर रख दें, इनको कम आवर दें, दूसरों को ज्यादा आवर दें, मैनेज कर लें हम ज्योग्राफी। मतलब चेहरा मेरा दिखा के बैच बना लिया भाई साहब ने। अच्छे खासे बच्चों से पैसे ले लिए, और उसके बाद मुझसे डील कर रहे हैं कि आप एक बार क्लास बना दो, सारा पेमेंट ले लेने दो, उसके बाद आप सिर्फ सिर्फ सर आप शुरुआत के कुछ चैप्टर पढ़ा करके बच्चों का माइंड मेकअप कर दो कि जो बीच बीच में चैप्टर टफ होंगे वो मैं आके करूंगा, और बाकी हमारे यहाँ पे टीचर हैं 500 रुपये घंटे वाले, वो कर देंगे। तो ऐसा होता है। जो कॉमर्शियल जितने भी लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, जिसको हम बिचौलिया कहेंगे, जमींदार वर्ग, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसानों के बीच का वर्ग, तो वहां पे शोषण का चांस ज्यादा रहता है। यहाँ हमने जो शुल्क निर्धारित किया, देखो जख्म हरे हो गए। ठीक है। तो वहीं पे ये मिले थे मुझे, और वहां भी ऑफलाइन में हमने काफी बेहतर कोशिश की थी पढ़ाने की। बाद में वो खुद ही सरेंडर कर गए कि सर जो आपका चार्ज है वो हम यदि आपको दे देंगे तो हमें बचत नहीं होगी। फिर हम सर यहाँ बिजली है, एसी है, पानी है, इतने सारे मेरे स्टाफ हैं, 25,000 लेने के बाद भी उनको बचत नहीं हो रहा था। ठीक है। रवि जी कह रहे हैं अपना ऑफलाइन स्टैब्लिश कीजिएगा। देखिए अब ऊपर वाला चाहा, कोरोना खत्म हुआ तो आगे देखा जाएगा। ठीक। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो यहां तक हमको लगता है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। बेस लेवल तीन तरह का होता है। एक होता है परमानेंट बेस लेवल, जो नदियां अपना वाटर जो है सी में अपना वाटर जो है वो खाली करती हैं, रिक्त करती हैं, समुद्र में अपना वाटर ड्रेन करती हैं, सी सी में वाटर ड्रेन करती हैं। तो ऐसी नदियां जो हैं वो परमानेंट बेस लेवल क्रिएट करती हैं। और जो नदी किसी नदी या किसी झील में जो नदी किसी नदी या किसी झील में वाटर, जैसे यमुना गंगा में अपना अपना ड्रेन करती है, अपना जल निष्कासित करती है, निकालती हैं, या फिर जो बहुत कई नदियां हैं जो किसी झील में आके अपना वाटर ड्रेन करती हैं, तो फिर ऐसी नदियों का जो आधार तल होगा ना वो अलग होता है, टेम्पररी होता है। क्यों? क्योंकि झील का पानी यदि सूखने लगेगा ना तो नदी का आधार गहरा होने लगेगा। झील का पानी यदि भर जाएगा ना तो नदी का आधार को काटना नदी छोड़ देगी। तो बेस लेवल गहरा करने लगेगी नदी यदि झील का पानी कम होने लगेगा। नदी में निक पॉइंट बन जाएगा, यानी निक पॉइंट हम बताएंगे क्या होता है निक पॉइंट। नदी में रिजुविनेशन आ जाएगा, यानी नदी पुनर्युवन आ जाएगा, नदी फिर से काटने लगेगी बॉटम को यदि झील का पानी नीचे होने लगेगा। सेम केस होगा यदि किसी समुद्र का पानी स्थिर होता है, बहुत स्लो मोशन में वो बढ़ रहा है ना समुद्र का पानी। समुद्र का जल स्तर जो है वो ऐसा नहीं है कि बारिश हुआ तो बढ़ गया और वर्षा नहीं हुआ 2 महीना तक घट गया, ऐसा नहीं। वो एक अपना मैनेज करके रखता है, अपने आप को बैलेंस करके रखता है, क्योंकि सारे समुद्र महासागर आपस में मिले हुए हैं। लेकिन लेकिन जो नदियां हैं, जो झीलें हैं, इनका जो जल स्तर है, इनकी जो सतह है वो कम बेस होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है, आयतन वॉल्यूम जल का। और वो उनका घटना बढ़ना जो है वो प्रभावित कर देता है उसमें जो नदियां ड्रेन करती हैं। और इसलिए उन नदियों का जो बेस लेवल होता है वो टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है।
ठीक है, अल्पकालिक आधार तल वाली होती हैं वो, और कुछ जो बहुत छोटी नदियां होती हैं, बहुत छोटी नदियां जो जो एकदम निम्न कटाव वाली नदियां, समतल में ही पैदा ली या समतल में ही बह गई, मतलब ज्यादा ऊंचाई से वो निकली ही नहीं है। तो ऐसी नदियों का आधार तल जो होता है लोकल होता है, स्थानीय आधार तल। ठीक है, स्थानीय आधार तल में मतलब कुछ नहीं, आप ज्यादा गहरी होती ही नहीं नदी, बस जैसे हमारे यहाँ गांव में मुंगेर में एक नदी है, इसका नाम है सोतिया नदी। एक बच्ची मेरी गांव की एक बहन भी पढ़ती है इसमें, वो जानती होगी, वो सोतिया नदी। बहुत छोटी नदी है, आप उस नदी से गुजर जाएंगे कभी कभी गर्मी में, पता नहीं चलेगा आप नदी लांग गए। तो उसका बेस लेवल क्या है, बेस लेवल ही नहीं है उसमें, मतलब वो स्थानीय बेस लेवल है। ऐसी नदी जिसका आधार तल बिल्कुल छिछला हो, नैरो हो, कम गहरा हो, तो समझना चाहिए कि ये ना तो किसी झील में गिरती है ना ही किसी नदी में गिरती है, बस एक डाउन एरिया है, बरसात में इसमें पानी बहता है, बरसात खत्म पानी खत्म नदी खत्म। तो वो हो गया तीन तरह का आधार तल, परमानेंट बेस लेवल, टेम्पररी बेस लेवल, ठीक है, परमानेंट बेस लेवल और टेम्पररी बेस लेवल, और एक हो गया लोकल बेस लेवल, स्थानीय। उम्मीद करता हूं कि आपको आधार तल समझ में आ गया होगा नदी का। नदी अपर्दन क्यों करती है, आधार तल को पाने के लिए। नदी आधार तल क्यों पाना चाहती है, ताकि जल का फ्लो वो ड्रेन कर पाए, क्योंकि नदी का लक्ष्य क्या होता है, अपने वाटर को ड्रेन करना। कहां ड्रेन करना, अपने से बड़ी वाटर बॉडीज में, या जहां स्लोप ले जाए। तो स्लोप ढाल ले जाती है नदियों को समुद्र तक या अपने से बड़ी नदी तक, और वहां वो ड्रेन कर देती है, यानी अपने जल को त्याग देती हैं वहां पे और खत्म हो जाती है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने आधार तल देख लिया, नदी के अपर्दन की पूरी प्रक्रिया देख ली। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ बातें दिखलाने के लिए भी मैं लाया हूं, ये देखो। नदी जब अपर्दन करती है तो नदी भी आकार की घाटी बनाती है। नदी जब अपर्दन करती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, राइट। ये भी आकार की घाटी दिखने में कैसी होती है, तो ये देखो ओरिजिनल फोटो है भी आकार की घाटी का, ये दिख रहा है ना सबको, ओरिजिनल फोटो है भी आकार की घाटी का। ये कैसे बनता है ये भी शेप्ड वैली, भी आकार की घाटी जो बनती है उसका स्टेप ये है। जब नदी का जल वाटर डिस्चार्ज लो होता है, जब नदी का वाटर डिस्चार्ज लो होता है ऊपरी हिस्से में जहां से नदी निकली है, तो नदी जो है अपना जो इरोजन, जो एनर्जी जो इरोड करती है, डाउनवर्ड इरोड करती है, उसको वर्टिकल इरोजन कहते हैं। तो ये वर्टिकल इरोजन जो यहां हो रहा है, जिस समय नदी के पास जल की मात्रा ज्यादा थी उस समय नदी ने वर्टिकल इरोजन किया, और फिर नदी में जल की मात्रा कम हो गई, क्योंकि ऊपरी ऊपरी एरियाज, पहाड़ी एरियाज में ढाल तीव्र होता है तो पानी जल्दी निकल जाता है। पानी जब निकल जाता है तो ये वाला रीजन जो है किनारे का, ये रीजन कालांतर में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये रीजन ढह जाता है। पहले छोटा सा कोना ढहता है, फिर ये पूरा रीजन ढहता है, और ढहने के बाद इस तरह की आकृति में परिवर्तित हो जाता है। ये इस तरह की आकृति में परिवर्तित हो जाता है, यानी घाटी जो है उसके जो दोनों साइड हैं स्लोली ब्रोकन ब्रोकन डाउन हो जाते हैं थ्रू वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपक्षय, यानी कि भी आकार की घाटी, भी शेप्ड वैली के बनने में वेदरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में वर्क करता है। इन द बिगिनिंग, जब ड्यू टू रेन, ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, वर्षा के कारण जब जल की मात्रा, काफी मात्रा में जल उतर रहा होता है पहाड़ी ढलानों से,
वर्षा जो है पहाड़ी ढलानों से जब उतर रही होती है तो वो अपने पहले बॉटम को काटती है। बॉटम को काटना मतलब वो लंबवत अपरदन करती है, ज्यादा लंबवत अपरदन करने से इस तरह के गड्ढे को क्रिएट कर देती है, गड्ढे को क्रिएट कर देती है। और इस गड्ढे के दोनों ओर की जो चट्टानें हैं कालांतर में, इट मीन्स थोड़ा टाइम लेती है। डेविस ने भी कहा था ना कि संरचना के साथ साथ कुछ प्रक्रम कार्य करते हैं और कुछ समय का रोल होता है। तो फिर ये धीरे 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 क्या हो जाता है, टूट कर इसमें वेदर्ड मटेरियल जो है, जो टूटा मटेरियल है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाता है, नदियों के द्वारा बहा ले जाया जाता है, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर जाता है और बारिश का पानी रिवर चैनल के थ्रू ये प्रोसेस होकर आगे बह जाता है, आगे बह जाता है। और जब बह जाता है तो फिर वो घाटी भी आकार की दिखने लगती है। ये जो साइड है, स्लोप है दोनों साइड का, ये स्ट्रिप्ड हो जाता है, तीव्र ढाल वाली और नैरो हो जाती है, और ऐसी घाटी को हम भी आकार की घाटी कहते हैं। नेचुरल में सीन कुछ ऐसा होता है। बिगनिंग में ऐसे यहां से पानी उतर रहा होता है सब तरफ से, तो पानी का ढाल के कारण यहां काटती है, ये देखो काटा इसने, और काटा तो यहां एकदम खड़ा ढाल था, बिल्कुल ये वाला सीन यहां पे देखने को मिलेगा तुमको। द रिवर कट्स डाउन एंड डीपेंस इट्स वैली, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। In the second step, the river widen its valley as deepens it, यानी इसको भी काट रही है और ये दोनों भी थोड़ा चौड़ा हो गया है। और फिर रिवर कंटिन्यू करती है अपनी घाटी को चौड़ा करना, तो आगे चल के इसकी घाटी और चौड़ी हो जाती है। तो घाटी का जो चौड़ापन बढ़ता है, जैसे जैसे नदी पहाड़ी ढलानों से नीचे उतरती जाती है, नदी के घाटी की चौड़ाई देख लो बढ़ती जाती है। लेकिन बिगिनिंग में जो घाटी की स्थिति होती है वो भी आकार की होती है। तो भी आकार की घाटी होती क्या है, वो कैसे बनती है, वेदरिंग का इसमें क्या रोल है, ग्रेविटी का इसमें क्या रोल है, आपको समझाने की कोशिश थी मेरी। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में 5 स्थलाकृतियां ठीक से समझ लो। वी शेप्ड वैली इज दी, आप कह सकते हो कि ये सबसे बड़ा मतलब फ्लूवियल टोपोग्राफी का एक पहचान है, आइडेंटिटी है कि फ्लूवियल टोपोग्राफी को वी शेप्ड वैली से जाना जाता है। उसी तरीके से ग्लेशियल टोपोग्राफी को यू शेप्ड वैली से जाना जाता है। वैली जो होती है, घाटी जो होती है, वो रिवर की बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है रिवर से रिलेटेड। तो आई थिंक आपको ये चारों स्टेप्स और वी शेप्ड वैली समझ में आया होगा। अब यहां पे उसी चीज को अलग डायग्राम से तीनों स्टेज में देखो। ये पहली अवस्था है यूथफुल स्टेज, ये दूसरी अवस्था है मैच्योरिटी स्टेज, और ये तीसरी अवस्था है ओल्ड स्टेज। 3 अवस्था की बात है। ये स्रोत है, ये पहाड़ी ढलानों पर एक झील बना है, जैसे कि मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, और उस झील से कई नदियां निकली है, ब्रह्मपुत्रा भी उस झील के समीप से निकली है। मानसरोवर के पास एक और झील है राकसताल, तो उसके पास से सतलुज निकली है। मानसरोवर झील से थोड़ा सा आगे उधर इंडस निकली है, इस तरफ ब्रह्मपुत्रा निकली है। तो वो जो झील है वो स्रोत की तरह कार्य कर रहा है जल के, और उस जल स्रोत से भी आकार की घाटी बनाते हुए पहाड़ी ढलानों से कौन उतर रही है, नदी। और जब पहाड़ी ढलानों से नदी उतर गई, घाटी चौड़ी हो गई उसकी, तो उस चौड़ी घाटी से बहती हुई नदी कहां पहुंची, मैदानी इलाके में। मैदानी इलाकों में जब नदी उतरी तो ये एरिया उच्च भूमि है जहां बाढ़ नहीं आता है, ये उच्च भूमि है, और बाकी एरिया फ्लड प्रोन एरिया को शो कर रहा है। यानी जब नदी के जल का स्तर ऊंचा उठेगा तो पहले नदी अपनी बेसिन को भरेगी और फिर बेसिन के साथ साथ इन क्षेत्रों को भी डुबाएगी, वो फ्लड प्रोन एरिया है। और चूंकि क्षेत्र समतल है इसलिए नदी ये क्या बना रही है, नदी क्या बना रही है, ये मियांडर बना रही है। इसी को क्या कहते हैं, मियांडर। और मियांडर बनाते हुए नदी जब एकदम बिल्कुल ओल्ड स्टेज में पहुंच गई है, तो ओल्ड स्टेज में नदी की धाराएं कई छोटी छोटी धाराओं में फूट गई है। कई छोटी छोटी धाराओं में नदी की धारा फूट करके अल्टीमेटली कहां मिल गई, सागर में मिल गई। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये क्या हैं, ये
ट्रायंगुलर शेप के मलबे हैं जिसको हम डेल्टा के नाम से पुकारते हैं। नदी की तीनों अवस्थाएं यहां दिखलाई गई है, सिर्फ हम आपको थोड़ा विजुअलाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए। और ये देखो रिवर वैली यहाँ भी शेप्ड वैली है, यहाँ थोड़ी चौड़ी हो गई है, और यहाँ पे लगभग संप्राय, ये पेनी प्लेन या पेडी प्लेन है, ये पेनी प्लेन या पेडी प्लेन है, लगभग संप्राय हो गया है। ठीक है, तो इन चीजों को समझाने के लिए ये एक डायग्राम था। ये डेल्टा का सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेज है डेल्टा का। ठीक है, तो वो तो खैर आपके क्लियर दिख नहीं रही होगी। अब और भी कई सारी चीजें हैं जो रिवर टोपोग्राफी में आगे हम अब मैनुअल डायग्राम से पढ़ने वाले हैं। हैंगिंग वैली कैसे बनती है? तो वो जो ग्लेशियर्स जहां से पिघल के पानी नीचे की ओर आता है, तो वहां पर जो किनारा होता है, वी-शेप्ड वैली का जो किनारा होता है, उस किनारे के लिए लटकता हुआ जो क्षेत्र है उसको हैंगिंग वैली कहते हैं। और जब किसी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से पानी डायरेक्ट नीचे गिरता है और नीचे गिर के एक गड्ढा क्रिएट करता है, तो नीचे गिरने वाली पानी के जो रूप है उसके लिए वाटरफॉल टर्म यूज होता है, और वो जो गड्ढा क्रिएट करता है उसके लिए गॉर्ज टर्म यूज होता है। और उसी गड्ढे के पास पुटहोल बनता है, पुटहोल बनता है उसी गड्ढे के पास। गड्ढा यदि लंबवत रूप से क्रिएट हो गया तो फिर वो कैनियन क्रिएट करता है, कैनियन। तो ये वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश थी। और पुटहोल क्या होता है, प्लंग पुल क्या होता है? तो जो वाटरफॉल था ना, ये वाटरफॉल है मान लो। तो पानी जब नीचे गिरती है तो वो चोट करती है, तो नीचे क्या बना देती है? गड्ढा, एक बिल्कुल स्विमिंग पूल बना देती है एकदम। झरने का पानी जहां गिरता है वहां पे एक छोटा सा टब जैसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है। कभी किसी झरने में नहाए होगे तो उस टब में तुमने देखा होगा, उस टब को, टब जैसा कंडीशन जिसके अंदर गोल गोल पत्थर, ऐसा पत्थर बहुत सारा मिलेगा तुमको, उसको प्लंज पुल कहते हैं, प्लंज पुल। वाटरफॉल के दौरान ही प्लंज पुल क्रिएट होता है। और वाटरफॉल के दौरान जो कठोर चट्टानें टिकी रह जाती हैं अंदर, मुलायम चट्टानों को ये क्या करता है? अंडर कटिंग करता है, यानी अंदर गुफा की तरह काटता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट चट्टाने हैं, मुलायम चट्टानों को काट डालता है, कठोर चट्टानें बाहर निकली रहती है। इसी को कहते हैं क्या? ओवरहैंग। ये आगे चलकर कोलैप्स हो जाता है। अभी जो मैक्सिको में कोलैप्स हुआ, एक पूरी पहाड़ी कोलैप्स हो गई झरने के पास, वो हार्ड रॉक ही थी जो कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो ये सारी स्थलाकृतियां नदियां बनाती हैं अपने ऊपरी कोर्स में, जैसे वाटरफॉल बनाती हैं, प्लंज पुल बनाती हैं, गॉर्ज बनाती हैं, वी शेप्ड वैली बनाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्लंज पुल हो गया, और इस तरफ इस तरह ये पूरा एरिया देख लिया आपने प्लंज पुल का। और इसको पोटहोल भी बोलते हैं, जो आगे केव की तरह बनेगा इसको पोटहोल भी बोलते हैं। और भी एक चीज दिखलाता हूं, इसके लिए पोटहोल एक और तरीके का पोटहोल होता है, जब मुलायम चट्टाने बह जाती हैं और कठोर चट्टाने खड़ी रह जाती हैं जय के त्यों, तो इस तरह के छिद्रों के लिए पोटहोल भी यूज होता है। अंदर बने हुए इन छिद्रों के लिए भी क्या यूज होता है? पोटहोल यूज होता है। पोटहोल भी एक तरह की स्थलाकृति है। आज देख लो, कल समझना उसको। नदियां बहती हैं तो उसके किनारे यदि बहुत बड़े आकार के यदि किनारे होते हैं, खास करके ठोस चट्टाने जो खड़ी रह जाती हैं, उसको टेरिस कहते हैं, टेरिस। और नदियां जब कहीं अपर्दन करती हैं, मुलायम चट्टानों की संख्या ज्यादा होती है, तो उत्खात भूमि बनाती हैं। ये सब के सब उत्खात भूमि, यानी कि रेबाइन जिसको बोलते हो, जैसे चंबल का बीहड़ भी बोलते हो उसको, मध्य प्रदेश में ये बीहड़ देखने को मिलेगा। चंबल का बीहड़ जिसको कहते हो, ये बीहड़ या उत्खात भूमि या बैडलैंड भी बोलते हैं इसको, बैडलैंड। तो बैडलैंड या उत्खात भूमि या चंबल का बीहड़ जो है, ये सब के सब ऊपरी, नदी के ऊपरी यानी यूथफुल स्टेज में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। ये कब बनती हैं? जब ऊपरी ढलानों पर नदियों को मुलायम चट्टानें मिल जाती हैं, तो फिर वो उत्खात भूमि बनाती हैं। तो सारे चीज का ओरिजिनल देखते जाओ। जब नदी मिडिल एज में आती है, मध्य अवस्था में आती है, तो वो इस तरह से मियांडर बनाती है। और मियांडर बनाते समय ही नदियां आगे चलकर क्या होती है, कालांतर में नदियां इसको काटते जाती है, नेक को, इसको नेक कहते हैं। नदियां जो घुमावदार मार्ग अपनाती हैं, उसके घुमाव में जो बीच का जो चट्टानी भाग होता है, उस चट्टानी भाग के लिए नेक यूज करते हैं, गर्दन। आगे चलकर गर्दन जो है, नेक जो है, उसको वो काट देती है और मलबा से ये दोनों रास्ता बंद कर देती है।
और दोनों रास्ता जब कालांतर में बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है नदी से, तो उसके लिए ही गोखुर झील शब्द यूज किया जाता है। वो अबेंडेंड चैनल होता है, नदी का परित्यक्त हिस्सा होता है, वो परित्यक्त झील होता है, नदियों द्वारा त्यागा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है नदी का। तो ये मेयांडर के दौरान बनने वाली गोखुर झील का एक विजुअलाइजेशन था। आज का पर्पस सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन है। 3D डायग्राम की मदद से एक बार विजुअलाइज करते चले जाओ कि कैसे बनता है, क्या मियांडर क्या है, और मियांडर ही क्रिएट करती है डल और बुलर जैसे गोखुर झील को। डल झील भी गोखुर झील है, बुलर भी गोखुर झील है। कुछ लोग तो बिहार के कांवर झील को भी गोखुर झील मानते हैं, गोगाविल भी एक गोखुर झील है। तो ठीक है, तो ये सारे जो गोखुर झील हैं यानी गाय के खूर के आकार के हैं, इसीलिए इनको गोखुर झील कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, तो नदी जब मियांडर बनाती है तो मियांडर का एक डायग्राम होता है, मियांडर का एक पार्ट होता है, उसका नेक, उसकी गर्दन। कालांतर में नदियां अपर्दन करते करते वो जो गर्दन है उसको काट देती है, अपर्दित कर देती है, और दोनों ही जो माउथ है इसका, इस चैनल का, परित्यक्त चैनल का, जो अबैंडन चैनल है, उसको फिल कर देती है मलबे से। तो वो उसका कांटेक्ट कट जाता है, तो वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गोखुर झील में। और भी कई सारे, ये गोखुर झील का रियल इमेज है, रियल इमेज ऑफ द ऑक्सबो लेक है। ठीक है, ये रियल इमेज है, ये एक नदी है, साउथ अमेरिका की एक नदी है, और ये उसी नदी का परित्यक्त एक झील है, गोखुर झील। रियल इमेज है, सैटेलाइट इमेज है ऑक्सबो लेक का। और भी कई डायग्राम हमने रखा है, इसको पहचानते हैं आप? आपके स्क्रीन पे एक छोटी सी पहाड़ी है, घर्षित पहाड़ी। आप में से कितने भाई बहन इसको पहचानते हैं? जल्दी बताइए क्या है ये, कमेंट करिए। आज आज कमेंट आपको करने कह रहा हूं, व्हाट इज दिस थिंग, फटाफट बताइए। अच्छा ठीक है, हैंगिंग वैली आपको बता देंगे। हैंगिंग वैली दोबारा भी पढ़ना होगा आपको, जब हम ग्लेशियर्स पढ़ेंगे तो वहां भी हैंगिंग वैली पढ़ेंगे। नदियां जो है वो लिमिटेड आकार की हैंगिंग वैली बनाती हैं, वो भी ग्लेशियर वाले रीजन में। बहुत सही, सब लोगों ने पहचान लिया, ये मोनोडेनाक है। आप इसको इंसेलबर्ग भी पुकार सकते हैं। यदि आप एलसी किंग के फैन हैं, यदि आप पैंक से प्रभावित हैं, तो आप इसको इंसेलबर्ग पुकारेंगे। और यदि आप डेविस से प्रभावित हैं तो आप इसको मोनोडेनाक पुकारेंगे, मोनोडेनाक। ठीक है, और ये जहां बना हुआ है आसपास देखिए पूरा प्लेन समतल मैदान है, और इन पूरे समतल मैदानी भाग में यही एक छोटी सी पहाड़ी है। तो ऐसे प्रोडक्ट को एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इरोजन साइकिल कहते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजन साइकिल, अंतिम उत्पाद है ये साइकिल ऑफ इरोजन का। और ये पूरा क्षेत्र संप्राय मैदान, पेनी प्लेन या पेडी प्लेन कहलाता है। ठीक है, ये उलुरु है, उलुरु की पहाड़ी, उलुरु और आयर्स की पहाड़ी। उलुरु और आयर्स नाम के दो ऐसी घर्षित पहाड़ियां हैं। कहां पे? सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में उलुरु और आयर की पहाड़ी है, जो दुनिया का सबसे फेमस मोनोडेनाक है। उलुरु की पहाड़ी और आयर्स की पहाड़ी। ठीक है, उलुरु की पहाड़ी और आयर्स की पहाड़ी फेमस मोनोडेनाक है, द प्लेनी प्लेन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। तो ये थी आज की क्लास, हम और भी डिटेल में आएंगे। और कल हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि आपके पास, नहीं, कल एक दिन और थोड़ा सा एक डायग्राम हो गया मैनुअली। हम चाहते हैं कि आपको एक फ्लो चार्ट आपको लर्न करा दें, और उस फ्लो चार्ट में हम अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां एक साथ रटवा दें और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों को एक साथ रटवा दें थोड़ा, ताकि फिर आप कल आंसर लिख पाए। परसों की जो क्लास होगी उसमें हम आपको दूसरा हिमनद पढ़ाएंगे, ग्लेशियर्स। ठीक है, ग्लेशियर्स और पेरी ग्लेशियर का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इजी, आपको समझ में आ जाएगा। कल हम उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तुरंत रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा, ये प्रोसेस होते होते पूरा रात ले लेता है। तो एक बार प्रोसेस हो जाएगा तभी आपको रिकॉर्डिंग उस ग्रुप में मिलेगा। और जो लोग फी पे नहीं किए हैं और
लिंक के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे बुरा लगता है, काफी बुरा लगता है जब मैं आपको लिंक नहीं भेज पाता हूं। थोड़ी सी कठोरता दिखानी पड़ेगी, लेकिन सबके साथ कैसे दिखाऊं, कैसे जानूं कि किनके साथ रियल प्रॉब्लम है, नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप सहयोग करिए, आप सहयोग करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा। कारण यह है कि जितनी भी सुविधाएं हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, उन सारी सुविधाओं में मेरी भी लागत है और मेरा खुद का भी अपना है, सर्वाइवल है कि उसको कंटिन्यू करना है। तो प्लीज जो फी पे करेंगे उनको हम कंफर्म फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे, और जो नहीं करने में सक्षम है उनको भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। नॉलेज तो हम जरूर अवेलेबल करा लेंगे जहां तक मेरी खुद की लागत नहीं लगती है, ठीक है। और आप अपनी ओर से जरूर जिनकी क्षमता है कंप्लीट जो फी मैंने डिसाइड किया है वो जरूर पे करेंगे। और इसके बाद भी यदि आप जुड़े नहीं हैं उस ग्रुप से तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल करके बात कर लीजिए, ठीक है। दीपा सोनी नाम है, मैंने लिंक भेजा है आपको टेलीग्राम का, फिर से भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच।